सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं चैप्टर 1 की। ये चैप्टर 2 करने वाला हूं मैं एसएफएम का, दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी पूरी करने वाले हैं, जिसमें मेनली 4 टाइप की रिस्क डिवाइड होती है। बाद में फाइनेंशियल रिस्क अगेन 5 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और फिर वार का कॉन्सेप्ट आ जाता है और एक अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं जो अपन को स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट वगैरह का देखना है। तो ये सारा थ्योरी का पार्ट है। देन आता है प्रैक्टिकल पार्ट, जो कि अपना वार वाला है। वार यानी कि वैल्यू एट रिस्क, मतलब कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन कितने रिस्क ले सकते हैं। ओके, वो चीज़ हमें कैलकुलेट बताता है वार। ठीक है, तो वार एक ऐसी मेथडोलॉजी है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं सारा आपको रटवाने भी वाला हूँ, ट्राई यही करूँगा कि आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाए। एंड लेट्स बिगिन। ला 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 ला। सो ये है हमारा रिस्क। ओके, रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम ही क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि इस चैप्टर में हम जो प्राइमा फेसी कंसर्न करेंगे, जिस चीज़ से कंसर्न करेंगे वो क्या है कि रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिस्क हम सबकी लाइफ में है। ठीक है, आप बाहर भी निकल रहे हो तो रिस्क है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। ठीक है, आपने कहीं पैसे लगा रखे हैं तो वहाँ पे पैसे डूब ना जाए या फिर आपको लॉस ना हो जाए। हर टाइप की रिस्क है वो बिजनेस में होती है, साथ साथ में पर्सनल लाइफ में भी होती है। तो यहाँ पे हम हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ एक बिजनेस के एंगल वाला रहेगा और कोई रिस्क नहीं। और ऐसे भी बिजनेस में भी हज़ारों टाइप की रिस्क होती है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिया है तो आप पागल हो जाओगे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने में कि कितने टाइप की रिस्क होती है। किसी भी नाम से पहले आप रिस्क वर्ड यूज़ कर दो और नाम के आगे रिस्क वर्ड यूज़ कर दो और वो उसकी रिस्क हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर रिस्क आप कोई भी उठा लो। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी, कहीं पे भी सेल्स में रिस्क, मार्केटिंग में रिस्क, परचेज में रिस्क, एचआर की रिस्क, अलग अलग टाइप की पर्सनल रिस्क, बहुत टाइप की रिस्क होती है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट रिस्क है, जिसको आईसीआई ने 4 मेजर रिस्क में बांटा हुआ है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेस क्लियर है। अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस कर रहा है, वो कितने टाइप के हैं, वो 4 टाइप के रिस्क है। 4 टाइप के रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। एसएफएम के पर्पज से बता रहा हूँ। अगर किसी ने रिस्क मैनेजमेंट लिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग अलग से पढ़ लेगा। ओके, जो कि मैं चैप्टर नाम आ रहा है, जो हमारा पेपर 6 है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसमें अलग है। यहाँ पे मेनली 4 रिस्क है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मेजरली इफेक्ट करती है। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक रिस्क। आज एक एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, आपने सीए करने का चूज़ किया। ठीक है, मानता हूँ आपका लाइफ का सबसे ये एक उस पॉइंट पे ना एक स्ट्रेटेजिक रिस्क था। आपके पास में बहुत सारे अलग अलग रास्ते थे एंड आपने सीए को चूज़ किया। ओके, तो स्ट्रेटेजिकली आपने अच्छा डिसीजन लिया या ख़राब लिया वो तो बाद में पता चलेगा आपके व्यू पॉइंट से, लेकिन उस टाइम अवेलेबल टाइम से आपने अपना एक विज़न तय किया। ओके, आप ऐसे ही बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका भी कोई प्रोडक्ट होता है, आपका भी कोई कंपटीशन होता है, प्रॉपर एक्विजिशंस होते हैं और एक्विजिशन आप करते हो कंपनीज़ का। तो वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, जिस स्ट्रेटेजी से आपको खेलना है, वो स्ट्रेटेजी अगर गलत हो जाए, वो अगर लेस इफेक्टिव हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क बोलते हैं। गॉट इट? क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक रिस्क। व्हेन द कंपनीज स्ट्रेटेजी बिकम लेस इफेक्टिव। इसको याद हो गया? स्ट्रेटेजिक रिस्क यानी कि कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी। कंपनी की स्ट्रेटेजी लेस इफेक्टिव हो जाएगी, कंपनी की स्ट्रेटेजी लेस इफेक्टिव हो जाएगी। देन आता है सेकंड अपना कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या बोलता है कि कंपनी को, एक बिजनेस को प्लेथोरा ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होता है। प्लेथोरा यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत टाइप से बहुत ज़्यादा है, जो प्लेथोरा ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंप्लायंस करना पड़ता है। और अगर वो कंप्लायंस नहीं कर पाता है तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा पेनल कॉन्सिक्वेंसेज है वो बिजनेस अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसीलिए बिजनेस को है वो कंप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे प्लेथोरा एक वर्ड यूज़ कर लेना, ये आईसीआई ने स्टडी मैट में ना ऐड किया हुआ है। तो वो वाले वर्ड्स, कुछ अच्छे वर्ड्स होते हैं ना, तो उनको ऐड कर लो, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन अच्छी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन करेंगे तब भी आ जाएगा। तो प्लेथोरा ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंस करना पड़ता है। और अगर नॉन कंप्लायंस हो गया तो फाइन्स एंड पेनल्टीज है वो कंपनी अट्रैक्ट कर लेती है। ओके, तो 2 हो गई। कौन कौन सी? स्ट्रेटेजिक रिस्क। मेरी तरफ देखो, स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड सेकेंड हो गई
आपकी कंप्लाइंस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लाइंस रिस्क। क्या 4 टाइप की मेजर रिस्क है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। पहली स्ट्रेटेजिक रिस्क, दूसरी कंप्लाइंस रिस्क, तीसरी आती है अपनी ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क यानी कि इंटरनल रिस्क भी बोल सकते हो, पीपल की रिस्क भी बोल सकते हो, या प्रोसेस की रिस्क भी बोल सकते हो। मान लो आपकी कंपनी है, आप करते हो एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग। अब उसके अंदर ऐसे ही होती नहीं है ना, एयर कंडीशनर है या फिर कुछ, एयर कंडीशनर के अंदर पता है आपको क्या लगता है, कंडेंसर अलग से लगता है, उसके लिए एल्यूमिनियम अलग लगता है, शीट्स अलग आती हैं, सबकी फैब्रिकेशंस होता है। ठीक है, फैब्रिकेशन यानी कि वो बिल्डिंग लेके करता रहता है ना, तो वो फैब्रिकेशन वाला पार्ट होता है, फैब्रिकेशन होता है। एंड देन जाके लास्ट में क्या बनता है, आपका फ्रीज लास्ट में सब कुछ मिला मिलू के रेडी होके बनता है। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी होते हैं, एंड लास्ट में जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसके बीच में कहीं पे भी कोई इशू आ गया, दैट विल बिकम योर ऑपरेशनल रिस्क या इंटरनल रिस्क या पीपल रिस्क या फिर प्रोसेस रिस्क, आप इसको बोल सकते हो। ओके, फेलियर टू कोप अप विद द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ओके, जो भी आपकी डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उससे अगर आप डील नहीं कर पाएँ, ऑपरेशनल मतलब कि प्रोडक्शन रिलेटेड, मेनली प्रोडक्शन सिर्फ एक नहीं आता, ये तो एक एरिया आ गया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया तब से लेके आप कस्टमर को सेल कर रहे हो तब तक का सारा जो प्रोसेस है उस बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आती है डे टू डे। अगर उनको आप मीटअप नहीं कर पाए तो वो क्या आ जाता है, ऑपरेशनल रिस्क। अब एक चीज़ बता दूं, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यार इतना मतलब एक एक लाइन में क्या होगा। मैं रियली बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, इस कीवर्ड्स के नंबर मिलने वाले हैं सिर्फ ये जो एडिशनल लाइन आप लिख भी रहे हो ना, तो इसको भी वो इतना नहीं देखता है। एसएफएम में सिर्फ आप कीवर्ड मेंशन करो, ओके, आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इस पर रिस्क नहीं लेना। इसीलिए ये 1 लाइन जो है ना मोर देन इनफ है। अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे तो लिमिटेड याद रहेगा, अनलिमिटेड पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इतना लिख के बच्चे आराम से पूरा में से पूरा स्कोर करते हैं। ओके, तो 3 रिस्क मैंने बोल दी, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। कौन सी रिस्क है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है एंड ऑपरेशनल रिस्क है। इसको आप पीपल रिस्क भी बोल सकते हो, इंटरनल रिस्क भी बोल सकते हो, प्रोसेस रिस्क भी बोल सकते हो। स्ट्रेटेजिक लेस इफेक्टिव, कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस, प्रोसेस रिस्क यानी कि डे टू डे के ऑपरेशन आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। देन आता है 4th अपनी फाइनेंशियल रिस्क। ओके, फाइनेंशियल रिस्क आती है जो कि बोलती है आपकी कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस में। ठीक है, अब फाइनेंशियल कंडीशंस में जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं वो आपकी फाइनेंशियल रिस्क हो गई। फाइनेंशियल कंडीशंस में जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी फाइनेंशियल रिस्क हो गई। फाइनेंशियल कंडीशंस में जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी क्या हो गई है, फाइनेंशियल रिस्क हो गई है। हो गया होगा याद मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर भी नहीं हुआ मैं फिर से रिपीट करूंगा। 4 टाइप की रिस्क मैंने अभी तक बोली है। पहली स्ट्रेटेजिक रिस्क, दूसरी कंप्लायंस रिस्क, तीसरी ऑपरेशनल रिस्क एंड चौथी आ गई आपकी फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कब ऑकर होती है, जब आप क्या नहीं कर पाते हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर। फाइनेंशियल कंडीशन में अगर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क हो जाती है आपको। अब वो फाइनेंशियल कंडीशन जैसे कि प्राइस के अंदर, एक्सचेंज रेट में अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स है तो, क्रेडिट रेटिंग में अगर आपके चेंजेस आ गए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्या होती है, फाइनेंशियल कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क ऑकर होती है। फाइनेंशियल रिस्क को आगे फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 4 अपन डिटेल में पढ़ेंगे और 1 तो सिर्फ 1 लाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के, 5 टाइप के चेंजेस में ऑकर हो रखी है। तो सी यहाँ पे इतना याद हो गया कौन कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस करता है। 4 टाइप की मेजर रिस्क है, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। गॉट इट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। तो सी फाइनेंशियल रिस्क, देखो मेरे यहाँ पे आपका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपको अच्छे से लर्न करा दूँ, समझाने के लिए मैं बोल दूँ आप खुद ही बहुत समझदार हो ऑलरेडी। आज के वर्ल्ड में है ना, मैं बताऊँ ये जो एजुकेशन सिस्टम बना है वो पुराने 1980s 1990s के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट बने हुए हैं। और आज के टाइम पे आप एक वेब सीरीज़ भी देख लेते हो ना, आपको अच्छे से समझ आता है कि लिक्विडिटी फाइनेंशियल क्रंच क्या होता है। तो मेरे को इतना डिटेल में नहीं बताना है क्योंकि समझ आपको आ रहा है। मेन चीज़ क्या है कि आपको एग्जाम में लिखना है इसको, और वो कब होगा, जब आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा। ओके, तो सी फाइनेंशियल रिस्क, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए हैं इन द फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइप की हो सकती है। अब इसको कई मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी आती है अपनी काउंटर पार्टी रिस्क या क्रेडिट रिस्क। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
था ना। आप बात तो चौकी तरह समझ आ रही होगी कि काउंटर पार्टी रिस्क अपन तब हुआ है जब सामने वाली पार्टी जब जगह सगत है ट्रांजेक्शन कर रहा हो, वह पार्टी अगर डिफ़ॉल्ट कर गई, ठीक है, मैं थार साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं पेमेंट को नहीं करो थाने, ठीक है, थे मन माल दे दियो, मैं थाने पेमेंट को नहीं करो, तो को नहीं करो तो अब बैठे रहो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क है। मतलब कि अगर बाई चांस जिससे आप बिजनेस में डील कर रहे हो, सामने वाली जो पार्टी है अगर वो नॉन ओनर कर देती है, क्या कर देती है, नॉन ओनरिंग। अब ये कीवर्ड है, ये याद रखना, नॉन ओनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी, तो वहाँ पे आपका काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो जाता है। नॉन ऑनरिंग ऑफ पेमेंट्स या फिर ऑब्लिगेशंस बाय द काउंटर पार्टी, वो आपकी क्या हो जाती है, काउंटर पार्टी रिस्क। नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी, दिमाग में बैठ गया, नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी, तो क्या हो जाता है आपका काउंटर पार्टी रिस्क। नॉन ऑनरिंग होता है आपका किस चीज़ का, ऑब्लिगेशन का, बाय द काउंटर पार्टी, तो वो आपकी क्या हो जाती है, काउंटर पार्टी रिस्क या क्रेडिट रिस्क हो जाती है। देन आता है सेकेंड नंबर पे, वो आप बात करते हैं अपन पॉलिटिकल रिस्क की। तो पॉलिटिकल रिस्क क्या होती है, यह फेस की जाती है ओवरसीज इन्वेस्टर्स के द्वारा। जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा ये फेस की जाती है ड्यू टू एडवर्स एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री कौन सी होती है, एग्जांपल के लिए मान लो मैं इंडिया का बंदा हूँ, ठीक है, मैं राजस्थान को लड़को हूँ और मैं जाके बारे बिजनेस करूँ, मैं मारो धंधो चालू करो, सिद्ध चालू करो, अमेरिका में चालू करो, अमेरिका में चालू कर लियो, या फिर आज के टाइम पे ये मान चलो यूक्रेन में चालू करो, तो यूक्रेन में चालू करो, तो इतनी सी बात तो क्लियर है कि वहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो सकती है, अभी जैसे युद्ध खत्म होगा, ठीक है। अगेन इस केस के अंदर गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल डिसीजंस जो आएंगे, ठीक है, उन्होंने देखा कि इंडिया ने कितना साथ दिया, उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया के लिए है, वो क्या कर सकते हैं, लॉ में चेंजेस कर सकते हैं। फॉरेन जो कंपनी जब वो जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी उसके लिए या तो हो सकता है एडिशनल सब्सिडीज़ भी दे दे, और या फिर ये भी हो सकता है कि उनसे टैक्सेस इंक्रीज़ करते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूक्रेन गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। अगर मैं वहाँ जाके धंधा कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, होस्ट कंट्री हो जाएगी। यूक्रेन मेरे लिए क्या है, होस्ट कंट्री है। तो होस्ट कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अगर एडवर्स एक्शन ले लिए गए तो मैं यहाँ पे कौन हो गया, ओवरसीज इन्वेस्टर हो गया। तो फिर मेरे को क्या करनी पड़ सकती है, पॉलिटिकल रिस्क फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे मेरा पावर नहीं चलेगा। तो इट इज़ फेस्ड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर ड्यू टू एडवर्स एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री। ठीक है, क्या चीज़, इट इज़ फेस्ड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर ड्यू टू एडवर्स एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री। अगर होस्ट कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने एडवर्स एक्शन ले लिए तो उस केस के अंदर मेरे ऊपर पॉलिटिकल रिस्क अराइज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्या, क्लासिफिकेशन करना ओवरसीज इन प्रॉपर्टीज़ का। सेकेंड, रशनिंग ऑफ रेमिटेंस ऑफ होम कंट्री। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज मतलब कि कॉन्फिस्केशन, सॉरी। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। ठीक है, आप गए वहाँ पे धंधा किया, सब कुछ किया, हो सकता है 5 साल बाद में वो आए कि भाई कुलदीप सिंह चाहते कि सारी प्रॉपर्टी सीज कर दो। अब मैं यहाँ पे इंडिया का बंदा हूँ ना, मेरा वहाँ पर थोड़ी चलेगा, तो मेरी प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है। तो दैट इज़ द कॉन्फिस्केशन। ठीक है, कुछ अगर एग्जांपल पूछ ले तो मेरी प्रॉपर्टी को वहाँ पे जब्त कर लिया, मेरे को वहाँ से पैसा नहीं लेके आने दे रहे, ठीक है, मेरे को बोल रहा कि मैं वहाँ से बोरोइंग्स नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से बोरोइंग्स नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे जो पेटेंट थे उनको इनवैलिड कर दिया, अब कोई और भी क्या कर लेगा, पेटेंट इशू करवा लेगा। ओके, या फिर मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस था, ये जो प्रोडक्ट है मेरा, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैं इसे कितने में बेचता हूँ, 500 रुपये में बेचता था, लेकिन उन्होंने कह दिया इसे आप 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, तो गवर्नमेंट ने इम्पोज करी तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो वही बात बोलिए कि प्राइस कंट्रोल कर देंगे प्रोडक्ट का, इनवैलिड कर देंगे आपके पेटेंट को, बोरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, करेंसी कन्वर्जन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रेमिटेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ओवरसीज प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, तो फिर बचा क्या भाई मेरा, मैंने तो सब कुछ जो भी संपत्ति बनाई वो वहाँ बनाई थी और वो सारी उन्होंने कब्जा कर लिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये किसके कारण इम्पैक्ट हुई, यहाँ पे कोई मेरा काउंटर पार्टी रिस्क नहीं था, मेन तो क्या था, गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए, ऐसे रूल्स लेके आ गए जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी एडवर्स है। तो इन कारणों से मेरे को पॉलिटिकल रिस्क अराइज हो सकती है। देन आता है थर्ड क्या बोलता है अपना, इंटरेस्ट रेट्स रिस्क। अभी तक फाइनेंशियल रिस्क में अपन ने पढ़ा था 5 टाइप के रिस्क होंगे। पहला अपन ने पढ़ा काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा अपन ने पढ़ा पॉलिटिकल रिस्क, तीसरा अपन ने पढ़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क। चेंज के कारण इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर चली गई तो उससे मेरा क्या होगा, बोरोइंग वगैरह का कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, अगेन मेरा फाइनेंशियल आउटफ्लो इंक्रीज होगा, इसीलिए ये फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट है इंटरेस्ट रेट। ऐसे ही करेंसी रिस्क है,
ओके। एंड ऐसे ही लिक्विडिटी है कि अगर मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस से मीट नहीं कर पाया, ओके, मैं अगर अपनी लाइबिलिटी से मीट नहीं कर पाया, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर है वो लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रिस्क है वो बोलते हैं। तो कौन कौन सी आई, पहली आई अपनी काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरी आई अपनी काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरी आई अपनी पॉलिटिकल रिस्क, तीसरी आई अपनी, तीसरी और चौथी तो देखो दोनों अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं, एक इंटरेस्ट रेट तो दूसरा करेंसी रिस्क, ओके। एंड लास्ट में अपनी आ जाती है लिक्विडिटी की रिस्क। तो ये 5 रिस्क है वो अपन को लिखनी है, ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ना है आपको। मेरे को भी पता है कि और भी बहुत टाइप की रिस्क हो सकती है फाइनेंस के अंदर, लेकिन मेजर यही है और यही अपन को लिखना है, ओके। काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो टोटल अपन अगर इस टॉपिक को पढ़ें ऊपर से लेके नीचे तक, तो आप बताइए कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस प्रकार के रिस्क को फेस करता है। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, फिर आता है आपका पहला सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क, दूसरा आता है आपका कंप्लायंस रिस्क, तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क और चौथा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल अगेन 5 प्रकार की टाइप में बांटा हुआ है। पहला इंटरेस्ट, पहला आ गया आपका ये क्या बोलते हैं हम, काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा आ गया आपका पॉलिटिकल रिस्क, तीसरा आ गया आपका इंटरेस्ट रेट, चौथा आपका करेंसी और पांचवा आ गया आपका लिक्विडिटी रिस्क, ओके। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि इस पहले पॉइंट में आपको कोई डाउट आएगा क्या, इसके ऊपर मैं बता दूं आराम से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इतना ही कंटेंट लिखना है, आपका आराम से हो जाएगा, ओके। अब दूसरा अपन ये समझ रहे हैं, अभी तक अपन ने क्या समझा, रिस्क के कितने प्रकार हो सकते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ सकता है। दूसरा आता है कि इवेल्युएशन कैसे करोगे आप फाइनेंशियल रिस्क का। तो इवेल्युएशन जो करेंगे फाइनेंशियल रिस्क का, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरीके से हो सकता है। मेरे लिए जो रिस्क को इवेल्युएट करना है वो अलग हो सकता है, आपके लिए रिस्क को इवेल्युएशन करना अलग हो सकता है। मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ओके, और मैं इसका क्या हूँ, मैं इसका हूँ स्टेक होल्डर, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बीइंग ए स्टेक होल्डर होगा, ओके। दूसरा आप खुद ही रिलायंस हो, तो रिलायंस का अपने अकॉर्डिंग जो व्यू पॉइंट होगा वो अलग होगा। और तीसरा मान लो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे व्यू पॉइंट अलग होगा। अब मैं बताता हूँ व्यू पॉइंट अलग क्यों क्यों होगा। सी, स्टेक होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा क्योंकि उन्होंने कंपनी में क्या लगाए हैं, पैसे लगाए हैं, ठीक है, उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं और उनको उसके ऊपर क्या चाहिए, इनकम चाहिए। या फिर मान लो स्टेक होल्डर में सारे आ जाते हैं, कस्टमर आ गए और अलग अलग आए, तो सबका ऑब्जेक्टिव जो होता है कंपनी में पैसे लगाने का वो अलग अलग होता है, ओके। तो वो उसी के लिए क्या देखते हैं कि अगर कोई कस्टमर है तो वो कंपनी के प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा रेदर देन फाइनेंशियल। सोसाइटी क्या रहेगी कि कंपनी CSR पे कितना करेगी, उसके वो इंटरेस्टेड रहेगी। तो सबका जो फाइनेंशियली जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग अलग रहेगा। गवर्नमेंट को टैक्सेस से मतलब है, कंपनी को खुद से किससे मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए ताकि वो सबकी नीड फुलफिल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है, अपना रिस्क है वो व्यू किया जा सकता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल रिस्क कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज फॉलोज, ओके। तो ये वाले हैं आपके लिखने एग्जाम में आया हुआ है और इवन इसमें से किसी एक पॉइंट पे भी आ सकता है, ओके। तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे ना तब आ जाएगा। ये था अपना इवेल्युएशन। पहला अपन ने समझा टाइप ऑफ रिस्क कितने हैं, सेकंड अपन ने समझा इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से। देन थर्ड आता है अपना एप्रोप्रिएट मेथड क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। मतलब जो ऊपर फाइनेंशियल रिस्क के टाइप हैं, जो कि ये टाइप अपन ने पढ़े थे, ठीक है, ये 4-5 टाइप थे ये वाले, इसमें से ये लास्ट वाला लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन ये वाला 4 यानी काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क, इनसे मीट करने के लिए, इनको मीट करने के लिए, इनको करारा जवाब देने के लिए हमारे पास में क्या मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर ऐसा कोई केस होता है। तो अगर मेरे को पता चले कि मेरे को क्या आने वाली है, काउंटर पार्टी रिस्क आने वाली है, या मेरे को पॉलिटिकल रिस्क आने वाली है, अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट रिस्क का या करेंसी रिस्क का पहले से पता चल जाता है, तो मैं हेजिंग वेजिंग फैक्टरिंग वगैरह कुछ ना कुछ करके उसको कम से कम करने का प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन कब करूँगा, जब मेरे को पता होगा। और उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं तो वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं काउंटर पार्टी रिस्क को है वो आइडेंटिफाई करने के और मैनेज करने के हैं एप्रोप्रिएट मेथड क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बोला है कि हिंट क्या है, एंड देन बोला है आपको पता, मतलब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा भाई कि अगर आपको काउंटर पार्टी रिस्क है तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। और पता चल गया तो फिर क्या क्या तकनीक है, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो
तो तकनीक यहाँ डिस्कस करेंगे एंड पता कैसे चलेगा यहाँ पे है। काउंटर पार्टी रिस्क में 5 तरह की आपको टेक्निक हिंट दे रखी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काउंटर पार्टी रिस्क है या नहीं है, और 6 टाइप की टेक्निक्स आपके पास में अवेलेबल हैं। ओके, सबसे पहले अपन समझते हैं कि कैसे पता चलेगा, यानी कि हिंट्स क्या है काउंटर पार्टी रिस्क की। तो सबसे पहले फेलियर हो जाता है टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज। जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको ऑब्टेन करने में फेल हो जाते हो। मेरा पेमेंट ड्यू था आपको, ठीक है, कब का, मान लो कल का ही था, और कल आ गया, फिर 2 दिन और बीत गए, फिर भी मैं आपको पेमेंट नहीं करता हूँ, तो इट मीन्स कि जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज थे, मैं अगर उसमें फेलियर हो जाता हूँ टू ऑब्टेन, तो वो वहाँ पे मेरे को काउंटर पार्टी रिस्क है। सामने वाली पार्टी पेमेंट ही नहीं कर रही, ड्यू डेट निकल चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या है, फेलियर है टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज यानी पैसा। तो अगर अपन यहाँ पे ऑब्टेन नहीं कर पाए तो अगेन काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। सेकेंड आता है रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है, तो अगेन अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई, अब अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन जो है वो भी एक क्या है, मेजर पॉइंट है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें हुआ है। तो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हो गया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है, लाइक SBI है और विजय माल्या है, ठीक है। अब SBI ने केस तो कर दिया, पर गवर्नमेंट ने मान लो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि विजय माल्या से अगले 5 साल तक आप क्या नहीं कर सकते हो, पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। तो अब बताओ इस पर्टिकुलर केस में क्या SBI का पैसा रिकवर होगा? नहीं हो पाएगा। तो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके कारण भी काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। एक और एग्जांपल है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था। दूसरा क्या होता है कि भारत और चाइना की एक लड़ाई हुई थी पहले, ठीक है, जब चाइना वाला वो हुआ था, कोविड वगैरह फैला था स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ था कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप वगैरह के ऊपर। तो उनसे अगर जो भी ट्रांजैक्शन, उनका जो भी इंडिया में पेमेंट ड्यू था ना, फिर वो कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। उनका इंडिया में, टिकटॉक वालों का इंडिया में बिजनेस बंद कर दिया। तो अब बताओ, अगर टिकटॉक वालों को इंडिया से किसी से पैसे लेना था, वो टिकटॉक वालों को देगा? वो कहेगा नहीं है, कोई पैसे नहीं है, भाग जा, ठीक है। तो ऐसी इंटेंशंस हो जाती है, अगर एक बार गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, वो दुश्मन कंट्री बन जाती है और फिर पेमेंट नहीं करते। भारत पाकिस्तान के हो आप, ठीक है, पाकिस्तान वाले सप्लायर थे, इंडिया वालों को पेमेंट करना था, या फिर इंडिया ने सप्लाई किया, पाकिस्तान को पेमेंट करना है, करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध छिड़ गया, या फिर जो भी है रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गए उसके कारण। देन आता है थर्ड, हॉस्टाइल एक्शंस फ्रॉम द ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ये जो थर्ड वाला था वो वही मैंने अभी बताया आपको, हॉस्टाइल एक्शन वाला, कि पाकिस्तान और चाइना वाला जो भी केस बताया। फोर्थ, लेट डाउन कर दिया पार्टी ने, पार्टी अब फ़ोन ही नहीं उठा रही, भाई भाग जाओ, लेट डाउन कर दिया आपको, ठीक है। एंड 5, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो। 5 तरह की हिंट्स है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या है। फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। हॉस्टाइल एक्शन किसने लिए? फॉरेन गवर्नमेंट ने। लेट डाउन कर दिया किसने? पार्टीज ने, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, कोर्ट में जाके आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पे आपको काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। क्या क्या चीज़ें थी, एक बार मैं फिर से शुरू से करवा रहा हूँ आपको रिवाइज। पहला था अपन ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक, कंप्लाइंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल आगे 5 टाइप में डिवाइड थी। कौन कौन सी? काउंटर पार्टी रिस्क, सेकेंड थी पॉलिटिकल रिस्क, थर्ड था इंटरेस्ट रेट, फोर्थ था आपका करेंसी, एंड फिफ्थ हो गया आपका लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद में इवेल्युएशन स्टेक होल्डर से, कंपनी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट कर सकती है। देन आता है अप्रोप्रिएट मेथड्स क्या है। तो काउंटर पार्टी रिस्क में हमने पढ़ा 5 टाइप की हिंट है जो हमें अवेलेबल है, एंड 6 टाइप की टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। हिंट क्या होगी? हिंट ये हुआ हमारी गवर्नमेंट ने पंगा कर दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने पंगा कर दिया, पार्टी ने फ़ोन उठाना ही यानी लेट डाउन कर दिया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर आप नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो इस कारण से आपके ऊपर काउंटर पार्टी रिस्क वो अराइज हो सकता है। अब बात करते हैं टेक्निक्स क्या हैं जो कि मैनेज दिस रिस्क एज फॉलोज। तो सी, अगर आपको टेक्निक्स क्या फॉलो करोगे आप, सी, आप ड्यू डिलीजेंस को कैरी आउट करो बिफोर डीलिंग विद थर्ड पार्टी। पहले पूरा प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस कराओ, किसी से भी ओवर कमिट मत करो। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे पास आए, ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन आपकी पहले बताओ तो सही। आपने कहा सर हमें माल चाहिए, मैंने कहा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बिल बना दिया 1 करोड़ रुपए का, आपने माल ले लिया, फिर आपने कहा सर पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैंने कहा उधार तो हम कितनी दे सकते हैं। फिर हमने देखा आपकी क्रेडिट का इवेल्युएशन कराया, ठीक है,
क्रेडिट इवैल्यूएशन से पता चला कि आपकी वर्थ बस 20 लाख रुपए है, ओके, उससे ज़्यादा का उधार हम नहीं दे सकते आपको। तो हम यहाँ पे हमने आपका पूरा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराया, हमने यहाँ पे क्या किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 20 लाख से ज़्यादा को आपको नहीं दे सकते। तो सिंगल पार्टी को हम क्या नहीं हुए, ओवर कमिट नहीं हुए, ठीक है। एक्सपोजर लिमिट यानी कि जो 20 लाख की लिमिट थी वो मैंने यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना दिखा दिया। देन उसके बाद में क्रेडिट लिमिट जो 20 लाख की लिमिट है, अब मान लो 10 दिन बाद में आप फिर से आए 10 लाख का माल और दे दो साहब, ठीक है, 20 लाख की ऑलरेडी हो चुकी है आपकी लिमिट फुलफिल, तो फिर मैं उस लिमिट को रिव्यू करता रहूँगा कि हाँ चलो अब आपको 30 लाख का भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। रैपिड एक्शंस इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर बाई चांस आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, आपका कोई केस है, आपने इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने वाले हो, मेरे को पता चल गया लोगों से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तो मैं रैपिड एक्शन लूँगा टू रिकवर माई मनी, दैट इज़ वॉट रिक्वायर्ड। एंड ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली दे दूंगा, एक तीसरे बंदे को कहूँगा अगर बाई चांस आप नहीं दे पाए तो ये मेरी गारंटी है, ठीक है, तो बिना गारंटी के नहीं पे करना। तो ड्यू डिलीजेंस कराओ, ओवर कमिट मत करो, एक्सपोजर लिमिट देखो, क्रेडिट लिमिट देखो, रैपिड एक्शन लो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो, एंड गारंटी का यूज़ करो, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स है जो अवेलेबल है काउंटर पार्टी रिस्क में। हिंट क्या क्या थी एंड टेक्निक्स क्या क्या है, एक बार फिर से, हिंट में 5 पॉइंट थे। हमारी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट, लेट डाउन कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर रिसोर्सेज नहीं है। अब टेक्निक्स कौन कौन सी है, टेक्निक्स टोटल 6 हैं। पहली टेक्निक क्या थी, काउंटर पार्टी रिस्क में, ठीक है, तो पहली टेक्निक ये है कि ड्यू डिलिजेंस कराओ, दूसरी टेक्निक ये है कि ओवर कमिट मत करो सिंगल पार्टी से, तीसरी टेक्निक ये है कि ओवर कमिट तो कर यार चलो कोई बात नहीं, उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसका एक्सपोजर देखो, चौथा क्रेडिट लिमिट है उसके बार बार रीचेक करते रहो, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो रैपिड एक्शन लो और गारंटी का यूज़ करो। तो ये टोटल 6 पॉइंट है वो आपके हो गए इसमें। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में अगेन 4 पॉइंट जो हैं वो हमारे क्या हैं, हिंट्स हैं, एंड बाकी 4 पॉइंट है वो हमारी टेक्निक्स हैं, ओके। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क है वो फॉलोइंग एक्शन ऑफ होस्ट कंट्री गवर्नमेंट। होस्ट कंट्री क्यों, यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया वाले के लिए क्या हो जाएगी, जो ओवरसीज इन्वेस्टर है उसके लिए क्या हो जाएगी, होस्ट कंट्री हो जाएगी, ओके। तो वहाँ पे हमें पॉलिटिकल रिस्क है या नहीं है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंसिस्टेंस कितना है रेजिडेंट इन्वेस्टर्स पे, रेजिडेंट मतलब वहाँ के रहने वाले पे कितना वो इंसिस्टेंस कर रही है, ओके। सेकेंड चीज़, रेस्ट्रिक्शन कितना है करेंसी कन्वर्जन पे, क्या जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है क्या। थर्ड, रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या। एंड फोर्थ आता है आपका प्राइस फिक्सेशन है क्या गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रही है, क्या गवर्नमेंट ने आपकी जो फॉरेन में एसेट है उसको इंडिया में लाने पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है क्या आप करेंसी एक लिमिट से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपके पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं। 1 सेकेंड, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं। अब देखिए ये जो रिस्क है वो मेनली रिलेट करती है टू इन्वेस्टमेंट, रिस्क है वो रिलेट करती है टू इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री से। कंपनी शुड असेस कंट्री रिस्क एज फॉलो। तो कंट्री रिस्क को वो कैसे, पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क भी बोल सकते हो आप इसको। कंट्री रिस्क क्यों बोला है पॉलिटिकल रिस्क को, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर मेरे को पॉलिटिकल रिस्क नहीं है इतनी, ठीक है, लेकिन मैं दूसरी कंट्री में कर रहा हूँ ना, तब फिर मेरे को कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क ओकर हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं रैंकिंग देखूंगा, यूएनओ है सॉरी हाँ, जो यूएनओ है, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल रैंकिंग देते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल रह रही है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो अभी भी चल रहा है कि जो पाकिस्तान है वहाँ की गवर्नमेंट में पहले भी क्या होता है, कई बार ऐसा हो चुका है कि चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आर्मी क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाती है, स्टेबल नहीं रहती है, और उसके कारण क्या है, बिजनेस करने वालों पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उसके कारण रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी सब चेंज हो जाते हैं। तो बाय रेफरिंग पॉलिटिकल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप रेफ़र कर सकते हो
मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को इवेल्युएट कर सकते हो, पॉपुलैरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट, मोदी मोदी जिंदाबाद, है ना, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो, एंड एडवाइस ले सकते हो एम्बेसी से। हर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट एम्बेसीज होती है, मैं एम्बेसी में जाऊंगा, उनसे एडवाइस ले सकता हूँ कि सर मैं यहाँ पे बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, इज इट फ्रूटेबल टू मी टू स्टार्ट इट, ठीक है। ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट एक्शंस चेंज कर देगी, रूल्स चेंज कर देगी एंड फाइनली मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा, मेरा पैसा फंस जाएगा। तो एम्बेसी से आप एडवाइस ले सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, जो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। पॉलिटिकल रैंकिंग देख सकते हो कि पॉलिटिकल रैंकिंग कितनी है, हर एक कंट्री की एक अलग रैंकिंग होती है। एंड फोर्थ आता है आपका गवर्नमेंट जो है उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है जनता के अंदर। ये सबसे मेन फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि भाई क्या है वो आपकी रिस्क रहने वाली है। कंट्री रिस्क भी बोल सकते हो, पॉलिटिकल रिस्क भी रह सकते हो। ये एक तरह से आप क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हिंट्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर आपको पता चल ही गया है तो क्या टेक्निक्स है मिटिगेट करने के लिए, तो ये मेरी टेक्निक्स ही है कि मैं वहाँ पे जाके धंधा तो करूँगा, लेकिन मैं यहाँ से कोई लोग नहीं लेके जाऊँगा, वहीं का मटेरियल लूँगा, वहीं का लेबर लूँगा, ठीक है, वहीं से क्या कर लूँगा, बोरो कर लूँगा पैसा, वहीं से लोग ले लूँगा, वहीं से मटेरियल ले लूँगा, वहीं पे सेल कर दूँगा। पहले गवर्नमेंट से निगोशिएशन कर लूँगा कि भाई मैं यहाँ पे धंधा करने आ रहा हूँ, मेरे को बार बार लो चेंज मत करना, मैं पहले ही बता दो कि मेरी प्राइस तो फिक्स नहीं करने वाले हो, या फिर ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो नहीं है ना, तो प्रायर निगोशिएशन कर लूँगा, वहीं से लोग उठा लूँगा, वहीं से मटेरियल उठा लूँगा, वहीं से पैसा भी ले लूँगा, ओके, और वहीं पे बना के बेचूंगा, और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं क्या करूँगा, इंडिया में लेके आ जाऊँगा। तो सब कुछ वहाँ का, पैसा यहाँ का, ठीक है, इंडिया का। और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकता हूँ। वहाँ पे खुद की कंपनी क्यों खोलनी है, वहाँ की जो कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर में एंटर हो जाओ। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी होती है, हीरो होंडा थी तो वहाँ पे होंडा जापान की थी और हीरो इंडिया की थी, दोनों एक जॉइंट वेंचर में आ गई, उसके कारण होंडा भी अपना बिजनेस इंडिया में लेके आ पाई। तो ये था आपका कि लोकल सोर्सिंग कर सकते हो, रॉ मटेरियल लेबर की एंटर कर सकते हो जॉइंट वेंचर में, लोकल फाइनेंसिंग कर सकते हो एंड प्रायर नेगोशिएशन आप कर सकते हो। तो ये 4 टेक्निक्स है जिससे आप मिटिगेट कर सकते हो पॉलिटिकल रिस्क को, ओके। लोकल सोर्सिंग करो रॉ मटेरियल लेबर की, लोकल फाइनेंसिंग करो, लोकली आप क्या करो जॉइंट वेंचर में एंटर हो जाओ, या फिर आप क्या कर लो प्रायर नेगोशिएशन कर लो गवर्नमेंट के साथ में। तो ये सारे पॉइंट थे। पहला अपना था पॉलिटिकल में अपना कंट्री काउंटर पार्टी रिस्क, जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस किए। देन टेक्निक्स डिस्कस की, ऐसे पॉलिटिकल रिस्क थी वो क्या होती है, उसके क्या क्या 4 वेज है जहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। पॉलिटिकल रैंकिंग क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, करंट गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कितनी है, एंड एडवाइस ले सकता हूँ एम्बेसी से, एंड ये मिटिगेट करने के तरीके हो गए। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई करना ही इंटरेस्ट रेट रिस्क का यहाँ पे है। जो मैनेजमेंट करना है वो कहाँ है, चैप्टर 11 में अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है IRRM, ओके। तो वो वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज आप देख सकते हो, आप एक्शन देख सकते हो गवर्नमेंट से, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का। देन आप इकोनॉमिक ग्रोथ को देख सकते हो, इंडस्ट्रियल डाटा को देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर है तो वो भी अगर आप देख सकते हो, एंड स्टॉक मार्केट में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। सी क्या क्या पॉइंट है, मॉनेटरी पॉलिसी है वो आप देख लो। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ करता है, आप उनको देखो, आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट उससे बढ़ेगी या घटेगी, क्या इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट का कोई एक्शन तो नहीं है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन करना, GST लाना, ठीक है, GST लेके आना, तो उसके कारण इम्पैक्ट बहुत आया था, पैसा का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाता है। इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, GDP क्या है, ठीक है, GNP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये सारी आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है हमारी इंडिया की, इंडिया या फिर किसी भी इकोनॉमी की। देन इंडस्ट्रियल डाटा देखो कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी है जिसमें आप एंटर कर रहे हो, ओके, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर वो इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, देखो फॉरेन से जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसके कारण क्या होता है, हमारी इंटरेस्ट रेट भी डिमांड सप्लाई चेंज होती है, और डिमांड सप्लाई के चेंज होने के कारण है वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी है वो ऊपर नीचे होता है, टू मैनेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, ओके। देन आता है स्टॉक मार्केट चेंजेस, स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड किस तरह से उसका इम्पैक्ट आ रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क पे। क्यों, एक चीज़ बता दूँ मैं, इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट कैसे आता है। इंटरेस्ट रेट है ना,
जो ये गवर्नमेंट नहीं तो बोल दो आप, आरबीआई बोल सकते हो। आरबीआई क्या करती है, पूरी इकोनॉमी में है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट का यूज़ करती है। ओके, अब वो कैसे करती है, अगर एग्जांपल के लिए मैं ये बता दूं, इंटरेस्ट रेट पहले 8 थी, ओके, और महंगाई चल रही है, अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, महंगाई के टाइम पे क्या होता है कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होता है, और ज़्यादा जब पैसा होता है लोगों के पास में तो वो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई कम होती है तो लोग ज़्यादा पैसा देके उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मनी की एक्सेस सप्लाई होती है, किसकी, मनी की, रुपए की एक्सेस सप्लाई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करती है। इंटरेस्ट रेट ये कौन सी होती है, वही CRR SLR आपने पढ़ा है ना, वही होती है, बैंक रेट, रेपो रेट, बहुत सारी होती है। तो उनको इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि फंड्स जो है हम बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले। ऐसे ही बैंक्स है वो आगे फर्दर किस में देती है, आरबीआई को देती है, और आरबीआई के पास पैसा चला गया मतलब इकोनॉमी से निकल गया, और इकोनॉमी से निकलने के कारण बाकी सब चीज़ें वैसे ही है, बस पैसा निकल गया तो चीज़ों के दाम अपने आप गिर जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो ऐसा ही अगर डिफ्लेशन हो, मतलब कि महंगाई क्या है, कम है, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा महंगाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, ताकि लोग, नॉर्मल लोग हैं वो भी क्या करने लगे, लोन पे पैसा उठाने लगे, और लोन जितना ज़्यादा फिर वो इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पेंड इंक्रीज़ होगा, और फिर महंगाई फिर से हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी, गवर्नमेंट ऐसे है वो इंटरेस्ट रेट को यूज़ करती है। तो गवर्नमेंट के आपको समझ आ गया होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डाटा, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर, इन सबसे क्या होता है, पैसा आता है कंट्री में, और पैसा आ रहा है तो महंगाई इधर उधर भागेगी, और पैसा आ रहा है या जा रहा है, देखो किसी भी चीज़ से देखोगे आपको पैसा आ रहा जा रहा दिखेगा, और महंगाई ऊपर नीचे जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज करने वाली है कौन, आरबीआई या गवर्नमेंट। तो उस केस में हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी से या फिर कोई भी एक्शन है या फिर कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल डाटा है, इन्फ्लेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो इन सबसे आपको आइडिया लग जाता है। स्टॉक मार्केट चेंजेस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स वो इंडिया में अगर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनसे आइडिया लग जाता है कि इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ओके, देन आता है अपना करेंसी रिस्क। अगेन इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है जो डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट एक्शंस। अगेन वो के वही, इंटरेस्ट रेट के कारण मैंने अभी बताया आपको करेंसी रिस्क भी आ जाएगा, क्योंकि करेंसी की अगर ओवर या अंडर सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, करेंसी की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे जाएगी। महंगाई के कारण करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, आपको भी पता है। तो वही सारे रीजंस आ रहे हैं, बस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल अगर कोई कैलेमिटीज़ आ जाती है, ठीक है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये सारी अगर आ गई तो फिर उस केस के अंदर, या फिर वार हो गई, कोई लड़ाई चल रही है, तो नॉर्मल सी बात है ना। अब यूक्रेन की करेंसी है वो बहुत पिट चुकी है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्री पे लोन हो चुका है, बहुत इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के एक्शन वहीं से समझ सकते हो। नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं है, लेकिन वार, कूप, रिबेलियन भी वहीं से याद रह जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए जैसे नेपाल था, भूकंप आ गया तो भयंकर हालत ख़राब हुई थी। हमारा इंडिया था, केदारनाथ वाला हादसा हुआ, भयंकर हालत ख़राब हुई थी। इंटरेस्ट रेट वाले दोनों पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो। इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी करेंसी को इम्पैक्ट करती है, और अगर गवर्नमेंट में चेंजेस हो गए तो उसके कारण भी क्या होता है, आपका करेंसी रिस्क अराइज होता है, क्योंकि वो नई पॉलिसीज़ लेके आएगी। तो ये सारी रीजन्स है जो कि करेंसी रिस्क में आता है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं वार, जो कि हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक आता है। ओके, उससे पहले एक बार आपको सारा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कितने टाइप की रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल को काउंटर पार्टी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, आपके करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क में बांटा है। फिर इवेल्युएशन कैसे करेंगे, काउंटर पार्टी में 5 प्रकार की हिंट दे रखी है आपको, 6 टाइप की टेक्निक्स दे रखी हैं, क्या क्या नेसेसरी रिसोर्सेज हैं। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए, उनकी गवर्नमेंट ने लिए, पार्टी छोड़ के भाग गई, लेट डाउन कर दिया या इंसॉल्वेंट हो गई, वही ड्यू डिलीजेंस कराओ, ओवर कमिट मत करो, एक्सपोजर लिमिट डिटरमाइन करो, क्रेडिट लिमिट देखो, डिफ़ॉल्ट के जो भी रैपिड एक्शन है वो लो, एंड गारंटीज यूज़ करो। देन आता है पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या क्या होस्ट कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा एक्शन तो नहीं ले रही है जो कि इंसिस्टेंस हो रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए, रेस्ट्रिक्शन हो जाए करेंसी कन्वर्जन पे, फॉरेन एसेट को आप रिपेट्रिएट ना कर पाओ या प्राइस फिक्स ना कर पाओ। रिस्क कौन कौन सी रिलेट करती है इसके लिए, पॉलिटिकल रैंकिंग देखो, आप कैसे पता करोगे, पॉलिटिकल रैंकिंग देखो, मैक्रो इकोनॉमी की कंडीशन देखो,
करंट गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी देखो, एम्बेसीज है उसकी एडवाइस ले लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे कर सकते हैं मैनेज, लोकल सोर्सिंग करो रॉ मटेरियल की, लेबर की, फाइनेंसिंग की, ओके, एंटरिंग कर सकते हो आप जॉइंट वेंचर्स के अंदर, और प्रायर निगोशिएशन कर सकते हो किससे, गवर्नमेंट के साथ में। देन आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट का एक्शंस हो गए, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डाटा, स्टॉक मार्केट में चेंजेस, फॉरेन इन्वेस्टर में चेंजेस, ये आप देख सकते हो। करेंसी के अंदर वही, एक तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गई, एक इन्फ्लेशन रेट हो गई, देन गवर्नमेंट का एक्शन हो गया, देन जो हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो हो गई, देन आपकी वॉर कूप, रिबिलियन हो गया, एंड कोई गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारण। अब बात करते हैं वार क्या होता है। तो वार एक टेक्निक्स है, एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने रिस्क में है। आपने रिलायंस के शेयर में या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स में वो पैसे लगा रखे हैं और अब आपको डर लग रहा है कि भाई पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, पैसे कहीं लॉस तो नहीं हो जाएंगे। जब आपको पता है कोविड वाला आया था तब मार्केट सीधा 8000 निफ्टी पे आ गया था, तो एक भयंकर नीचे गिरा था, इतना गिरना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी भयंकर नीचे आया था पूरा मार्केट। और उस टाइम पे है ना आपको रिस्क लगने लग गया यार कि अब मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ओके। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट था, यह एस्टिमेट करता है कि कितना एक इन्वेस्टमेंट है वो लूज कर सकता है इन ए सेट ऑफ पीरियड इन द नॉर्मल मार्केट कंडीशन। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में है वो कितना इन्वेस्टमेंट है वो लूज कर सकता है। तो वार आपको मतलब नॉर्मल मार्केट कंडीशन अगर रहती है तो कितना जो है वो आपको नुकसान हो सकता है। वार दो टाइप के आंसर आपको देता है, दो बेसिक क्वेश्चंस है जिसके आंसर देता है। सबसे पहले सबसे गंदी सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे गंदी सिचुएशन क्या हो सकती है, और अगर वो भी हुई लाइक कोविड आ गया, ब्रह्मांड मतलब सबसे कुछ भी हुआ, तो उस केस में आपको लॉस कितना हो सकता है। तो वार क्या बोलता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना रिस्क है। इस सेट ऑफ पीरियड, एक दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। उस पीरियड के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लॉस में जा सकता है, ये कैलकुलेशन आपको बताता है वार, ओके। सबसे पहले दो बेसिक आंसर देता है, ये दो बेसिक क्वेश्चन के आंसर देता है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर गंदी से गंदी सिचुएशन वर्स्ट केस सिनेरियो भी हुआ तो व्हाट विल बी द लॉस, ओके। अब बात करते हैं फीचर्स क्या हो सकते हैं वार के। तो वार के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला टाइम पीरियड, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल, एंड तीसरा लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट। टाइम पीरियड कितने टाइम का देखना है, मेरे को देखना है यार मैं बस 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके। मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं तो मैं सोच रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए लगा दूँ कहीं शेयर वेयर में, तो फिर मैं लगा तो दूँ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है यार कहीं पैसा डूब गया तो उसके लिए बोलता है कि आप पर्टिकुलर आप वार की कैलकुलेशन करो। तो वार की कैलकुलेशन के लिए पहला एलिमेंट हो गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप लगा रहे हो, तो टाइम पीरियड डिटरमाइन करो। फिर आप ये देखो कि आपको किस कॉन्फिडेंस लेवल पे देखना है, कि मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, आपको मैक्सिमम श्योरिटी देता है कि इससे ज़्यादा इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप 90% कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो फिर आपका सिर्फ एक अमाउंट निकल के आएगा वार से कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आपको इतना लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या बताता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब कि आपको कितना आत्मविश्वास लाना है उस कॉन्फिडेंस लेवल पे है वो आपको बता देगा। नॉर्मली ये 90%, 95% और 99 होता है, ओके। और यहाँ पे है ना जेड स्कोर वैल्यू यूज़ होती है, और जेड स्कोर है वो स्टैटिस्टिक का है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस एक स्कोर है, तो जो भी अपन यहाँ पे रिस्क निकाल के लाएंगे ना उसको इस स्कोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 90 पे ये होता है 1.28, यहाँ पे 1.65 और यहाँ पे होता है 2.33। मोस्टली अपन यही यूज़ करने वाले हैं, बाई चांस अगर आ गया 90 तो ये, अदरवाइज नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, आज तक तो नहीं देखा मैंने। 95 और 99 होता है, तो ये वाला आपको क्या यूज़ करना है, जेड स्कोर यूज़ करना है उस टाइम पे,
ओके, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और कितना आपका लॉस होगा, परसेंटेज में भी आ सकता है और अमाउंट में भी आ सकता है। ओके, आप निकाल सकते हो परसेंटेज में या फिर अमाउंट में, दोनों में निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड है तो परसेंटेज में निकालो, अगर अमाउंट बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है तो फिर अमाउंट में आप निकाल सकते हो। ओके, अब आता है यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करने वाले हैं वार की कैलकुलेशन के लिए। ओके, टाइम होराइजन क्या हो सकता है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना एटसेट्रा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो, कंट्रोल रिस्क क्या है एंड जेड स्कोर है। ये इसके 5 एलिमेंट हैं जो अपन देखने वाले हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वार या सिग्निफिकेंस ऑफ वार क्या है। तो सी, एप्लीकेशन क्यों करूँ मैं वार की, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो इससे मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पता चल जाएगा। एक हफ्ते के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कितना लॉस होगा मैक्सिमम। यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दूंगा कि मैं अगर इस ट्रांजेक्शन में इनरोल हो रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा लगभग इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब मैं लॉस के बेसिस पे अमाउंट डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मेरा मैक्सिमम लॉस मैं चाहता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो, तो 1 लाख का लॉस आए तो उसके लिए कितना इन्वेस्ट करूँ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि अगर मेरा लॉस इतना है तो मेरे को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो डिटरमाइन करने के लिए भी आ सकता है आपका। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या रखूँ मैं, बेंचमार्क क्या रखूँ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, और टूल फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। आप अपनी एसेट लाइबिलिटी को मैनेज कर सकते हो, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है फिक्स कर सकते हो, लिमिट को, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिटरमाइन कर सकते हो, बेंचमार्क कर सकते हो परफॉर्मेंस को मेजर करने का कि भाई मेरा मैक्सिमम लॉस इतना आ सकता था और रियल में फिर आया कितना। तो आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल और स्टैंडर्ड से कंपेरिजन कर सकते हो। वो एक बेंचमार्क था, उसे आपने कंपेयर किया, आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन था। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ वार, इस पर क्वेश्चन आता है, 500 पॉइंट याद कर लेना। क्या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है फिक्स कर सकते हो, लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल डीलिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड कर सकते हो, बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो, टूल है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है वो पूछा है आपसे कि पैरामीटर्स क्या है आइडेंटिफाई करने के करेंसी रिस्क को। तो करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके थे अपन ने देखे थे। सबसे पहले क्या देखा था, काउंटर पार्टी रिस्क, फिर देखा था अपन ने पॉलिटिकल रिस्क, उसके बाद में आया था आपका इंटरेस्ट रेट, फिर आया करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क में क्या आया था, एक तो वो इन्फ्लेशन वाला आ गया था, एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ गया था, एक आपका क्या आ गया था, एक आपका क्या आया था, इन्फ्लेशन आया था आपका, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ गया था, गवर्नमेंट के एक्शंस आ गए थे। यहाँ नेपाल में क्या हुआ था, काठमांडू में भूकंप यानी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई थी, वार कूप रिबिलियन हो गए थे यूक्रेन वाले के अकॉर्डिंग, एंड लास्ट बचा था कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो क्या होगा। वही सारे पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बस एक एक लाइन आपको अंदर एक बार पढ़ना है और वही लिखना है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स बस इन्हीं 6 पॉइंट के हैं। देन आता है स्टेक होल्डर व्यू पॉइंट, आपको समझाना है। तो स्टेक होल्डर देखो यहाँ पे सारे ही आ गए हैं, शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपनी का क्या है, एंड गवर्नमेंट्स का व्यू पॉइंट क्या है फाइनेंशियल रिस्क के पर्सपेक्टिव में। तो सी, मेजर स्टेक होल्डर है वो बिजनेस के अंदर इक्विटी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, फाइनेंशिंग गियरिंग से उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डेप्ट इंक्रीज होगा तो फिर लास्ट में अगर कंपनी का बाई चांस लिक्विडेशन हुआ तो उनको लास्ट में फंड मिलेगा, तो उस केस में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, और इसीलिए वो क्या रहते हैं, कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं। वही बात करूँ कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि कंपनी है वो एक्सेसली बोरो, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा का बोरो ना कर ले या फिर लिमिट से ज़्यादा का उधार ना दे दे someone who defaults, then it can be forced to go into liquidation। तो अगर ऐसा हुआ तो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है। तो कंपनी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखते हैं, फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश करती है। शेयर होल्डर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गियरिंग इंक्रीज होगी तो उतना लास्ट में उनको क्या मिलेगा, पैसा, डिफॉल्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और पैसा लास्ट में मिलेगा। देन आता है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क है वो व्यू की जा सकती है एज ए फेलियर ऑफ एनी बैंक, यानी कि कोई अगर बैंक फेल हो गई, ठीक है, यहाँ पे बैंक के एंगल से आप देख सकते हो, अगर कोई भी बैंक फेल हो गई या डाउनग्रेड कर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि रेटिंग एजेंसीज ने, तो उस केस के अंदर है वो पूरी कंट्री के अंदर क्या हो जाएगी, वो पूरी सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट मारेगी, और इसीलिए ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो शेयर होल्डर का भी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, ये तीनों आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देन आता है वार के ऊपर, अगेन वही दोनों क्वेश्चन आंसर करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो और लॉस कितना होने वाला है, ये कंपोनेंट है, टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल एंड लॉस कितना आएगा। देन स्टैटिस्टिकल मेथड है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करती है। टाइम होराइजन क्या है,
वो कुछ भी हो सकता है, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, जो भी आपका हो। प्रोबेबिलिटी यानी कि कितने परसेंटेज के ऊपर आपको लेना है उसको। कंट्रोल रिस्क यानी कि रिस्क आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, आप रिस्क को इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। एंड जेड स्कोर आपको है वो हेल्प करता है कि भाई पूरी पॉपुलेशन में है वो मेन वैल्यू से आप कितना डेविएट हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके लिए। तो ये सारे पॉइंट थे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वार। मैंने बोला था याद कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, बेंचमार्क की तरह डिटरमाइन कर सकते हो, लिमिट फिक्स कर दो। ओके, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कीवर्ड्स थे, इसी पे मार्क्स मिलने वाले थे। अब एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और लास्ट में आपको पूछा कि ये बताइए कि क्या क्या मेजर रिस्क है जिससे टीआरसी एक्सपोज है। आप सब कुछ देख लेना इसके अंदर। मेन क्या है कि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी आ रहा है, इट मीन्स आप समझ गए कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह सारी बात हुई है। तो यहाँ पे सारी रिस्क आएगी, फिनेंशियल रिस्क आएगी, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। ओके, ये सारी रिस्क आ गई आपकी। कमोडिटी रिस्क यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आप इसको बोल सकते हो। एंड देन आता है कि यहाँ पे जो केस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अप्लाई करना है। एक बार पढ़ लेना, कुछ वो है नहीं इसमें पढ़ने वाला। देन मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वार का। तो जेड स्कोर मैंने आपको बता ही रखा है पहले ही कि ये आपका जेड स्कोर रहने वाला है। एंड ये आ गया आपका कि 2 करोड़ के शेयर्स है एक्स लिमिटेड के। ओके, 2 करोड़ के जो शेयर्स हैं आपके एक्स लिमिटेड के हैं, 1 ट्रेडिंग डे है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, 252 ट्रेडिंग डेज है। तो यहाँ पे बताइए कितना आपका रहने वाला है। तो सी यहाँ पे वार का फॉर्मूला क्या है, सीधा मैं आपको बता दूँ। वार आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, मल्टीप्लाई क्या कर देते हो, जेड स्कोर से कर देते हो। ओके, और मल्टीप्लाई कर देते हो जितने दिन का आपको निकालना है उतने दिन को अंडर रूट में लेके। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, याद ही करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या है, 2 करोड़ का शेयर है और 2% का डेविएशन हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना, 4 लाख रुपए। ओके, 4 लाख रुपए को जेड स्कोर से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2.33, 99% कॉन्फिडेंस लेवल है इसलिए, और मल्टीप्लाई कर दो इसको अंडर रूट टी डेज से। तो जो आ गया आपका कितना, कितने दिन के लिए पूछ रही है, 1 दिन के लिए, है ना। तो ये इतना ही आ जाएगा। और उसके बाद में बोल रहा है आपको 10 डेज़ के लिए भी, तो अंडर रूट 10 करोगे तो ये 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करने पे पहले में आएगा आपका 9.32 लाख और 29.47 लाख रुपीज़। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, इसमें भी सेम केस है, तो ये भी आपसे हो जाएगा, ट्राई कर लेना। इसके बाद में ये खुद से करने वाले क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो आपकी पूर्णतया आपकी इच्छा पर निर्भर है। किसी भी प्रकार की आपको मदद की ज़रूरत हो, आप अपने भाई, अपने होस्ट, अपने दोस्त, अपने कुलदीप से बात कर सकते हैं। ओके, तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।